आज हम बात करते हैं दोस्तों अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ सीएनएस, स्पेशली कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी की। उसके पहले हम बात करते हैं दोस्तों पोलियोमायोसाइटिस, यानी कि पोलीमायोसाइटिस, यानी पोली मतलब ज्यादा, मसल्स, मायो मतलब मसल्स और साइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। यानी पोलीमायोसाइटिस जो होती है दोस्तों एक मसल्स की डिसीज होती है। याद रखिएगा, पोलीमायोसाइटिस एक मसल्स की डिसीज होती है जो मसल्स फाइबर के इन्फ्लामेशन के फीचरिंग के रूप में हमको दिखाती है दोस्तों। यानी जब हम हमारे पास पेशेंट आता है, वो बोलता है मुझे कभी यहाँ मसल्स में पेन हो रहा, मुझे यहाँ कभी मसल्स में पेन हो रहा, यहाँ मुझे मसल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा, रेडनेस हो गई, और हम उसको दूसरी मसल्स पेन के रूप में देखते हैं। लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं कि मल्टीपल मसल्स के लेवल पर हो रहा है तो ये पोलीमायोसाइटिस के रूप में होगा। यानी डिसीज का कारण जो होता है, जो काज होता है, वो ज्ञात नहीं होता है, इसलिए हम दोस्तों वहां पर मिस कर जाते हैं, और मिस करने के कारण मैक्सिमम कंडीशन में हम मतलब उसको लॉस कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास ऑर्गेनिक रेमेडी है और हमें अगर पता लगता है मसल्स की रेमेडी है तो हम तुरंत मसल्स की रेमेडी में, मसल्स में जो काम करती है वो रेमेडी देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये बाय चांस होता है, इसीलिए हमें याद रखना है दोस्तों, ये तब उत्पन्न होता है जब, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंडिकेटिंग फैक्टर होता है दोस्तों। ये तब उत्पन्न होता है जब डब्ल्यूबीसी, जो इन्फ्लामेशन की इम्यून सेल होती है, वो स्पॉन्टेनियसली मसल में इन्वेट करती होती है दोस्तों। यानी जब कभी भी मसल्स में इन्फ्लामेशन होगा, डब्ल्यूबीसी ब्लड सर्कुलेशन में तेजी के साथ माइग्रेट करेगी उस मसल्स की तरफ जहां पर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है दोस्तों, तो स्पॉन्टेनियसली मसल्स में इन्वेट करना प्रारंभ करेगी दोस्तों। और यही कारण है मसल्स वहां पर जो अफेक्टेड होती है वो टिपिकली एक प्रकार से ट्रंक या टॉर्सो से बहुत ज्यादा क्लोजर होती है दोस्तों। जो ट्रंक होता है या जो क्लोज वहां पर टार्सो होता है दोस्तों, उसके बहुत ज्यादा क्लोज होती है। इसी के कारण हम लोगों को लगातार वीकनेस बनी रहती है, जो धीरे धीरे, जैसे जैसे आज एक मसल्स, कल दूसरी मसल्स, परसों तीसरी मसल्स, रिकरेंट जब बहुत सारी मसल्स एक के बाद एक वहां पर प्रभावित होना शुरू होती है। मैंने हमेशा बताया, पहले एक मसल्स का काम, उसके बाद दूसरी का काम आएगा, उसके बाद तीसरी का, और उसी कोऑर्डिनेशन के कारण हमारी बॉडी का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए एक मसल्स अगर इफेक्टेड होती है, उसके बाद रिकरेंटली दूसरी मसल्स भी वहां पर अफेक्टेड हो जाएगी, जो कि सीवियर फॉर्म के रूप में वहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए पोलियोमायोसाइटिस या पोलीमायोसाइटिस एक क्रॉनिक इलनेस होती है, एक्यूट नहीं होती है। याद रखिएगा, एक क्रॉनिक इलनेस होती है। इसीलिए पॉजिटिव से सेकंड, यानी कि यहां पर आपको याद रखना, ये ज्यादातर नेगेटिव कंडीशन होती है, तो यहां पर पॉजिटिव या सेकंड डायलेशन के लेवल पर आपका मेडिसिन बहुत इफेक्टिव काम करेगी। अगर आप स्पेशली सेकंड पे जाएंगे, आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस होती है दोस्तों, उसके फीचरिंग के रूप में इंक्रीज सिम्टम के पीरियड के साथ में वहां पर आपको देखने को मिलता है। यानी जैसे जैसे कंडीशन बढ़ेगी वैसे वैसे सिम्टम्स वहां पर उसी अकॉर्डिंग, यानी मान लो काफ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वहां पर आपने बाइसेप ट्राइसेप मसल्स का, पेक्टोरल मेजस मसल का, जब इनका इन्वॉल्वमेंट होता उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को दोस्तों उसके इंक्रीज सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे फ्लेयर्स हो गया, रिलैप्सेस हो गए, मिनिमम या नो सिम्टम भी, कभी कभी एकदम मिनिमम सिम्टम या कभी कभी बिल्कुल भी सिम्टम नहीं मिलते हैं, वो केवल और केवल रेमिशन के रूप में हम उसको जानते हैं। यानी ये रेमिशन के रूप में हम जानते हैं तो हमें पता लगता है कि ये किस रूप में काम कर रहा है दोस्तों। इसीलिए बहुत बार हम कंफ्यूजन की श्रेणी में आ जाते हैं कि भाई कंफ्यूजन हो गया, ये तो कहीं और प्रॉब्लम है, हम लोग इसको सीधा अर्थराइटिस के लेवल पर ले जाते हैं, कई लोग रोमेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर ले जाते हैं, लेकिन पोलीमायोसाइटिस के लेवल पर कभी भी नहीं जान पाते, भूल जाते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब हम पोलीमायोसाइटिस की बात करते हैं तो फीमेल्स में स्लाइटली मोर कॉमन होती है दोस्तों मेल की तुलना में, फीमेल में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखो मस्कुलर पेन किस में ज्यादा होता है, आपको पता लग जाएगा दोस्तों। ये सभी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए हमें ये नहीं बताना है कि बच्चों में नहीं होती, बड़ों में नहीं होती, सभी एज ग्रुप में होती है दोस्तों। इसीलिए यद्यपि इसका जो ऑनसेट होता है मिडिल चाइल्डहुड में बहुत कॉमन होता है दोस्तों। जो मिडिल चाइल्डहुड होता है, यानी 5 साल से 12 साल, 15 साल, 17 साल तक की कंडीशन में बहुत कॉमन रूप से होता है दोस्तों, और कई सालों तक, मान के चलिएगा 20 साल तक
कंटिन्यू मतलब 5 से 20 साल तक दोस्तों आपको देखा जाएगा, और कई ईयर्स तक कॉमनली वहां पर अफेक्टेड करता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप सिंपल सी बात करते हैं कि क्या ये केवल एक परिधि में सीमित है, नहीं दोस्तों। पोलीमायोसाइटिस पूरे वर्ल्ड में उत्पन्न होता है, पूरे वर्ल्ड में कॉम्प्लिकेटेड डिसीज के रूप में उत्पन्न होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण देखा जाता है न्यूट्रिशन की कमी, इम्यूनिटी पावर का लो हो जाना, और किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन मसल्स के लेवल पर डेवलप हो जाना। तो दोस्तों पोलीमायोसाइटिस एक कैरेक्टरिस्टिक स्किन रेसेस के साथ में एसोसिएटेड होता है। लगातार आप देखोगे स्किन रेसेस के साथ में एसोसिएटेड होगा दोस्तों। इसे हम डर्मेटोमायोसाइटिस के नाम से रिफर करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जब मॉडर्न साइंस के डॉक्टर इसको डायग्नोसिस करते हैं तो इसे डर्मेटोमायोसाइटिस के रूप में रिफर करते हैं दोस्तों। चिल्ड्रन में डर्मेटोमायोसाइटिस एक जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस के जैसे रिफर किया जाता है। अगर बचपन में हो गया तो इसे जुवेनाइल कहा जाता है दोस्तों। जैसे डायबिटीज होती है जुवेनाइल डायबिटीज, उसी प्रकार से जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस के जैसे इसको रिफर करते हैं दोस्तों। जब एमायोपैथिक डर्मेटोमायोसाइटिस के रूप में आप देखते हो तो एक टर्म होती है दोस्तों, और उस टर्म के रूप में आप इसको जानते हो, जिसका उपयोग पीपुल के डिस्क्राइब करने के लिए आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, जिनको स्किन में चेंजेस हो रहे होते हैं, जो डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ कंपेटिबल होते हैं, उसके साथ आप वहां पर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, वहां पर आपको ये कंडीशंस देखने को आसानी से मिलेगी दोस्तों। तो जो डर्मेटोमायोसाइट के साथ कंपेटिबल किया आपने और उसमें डिसीज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट देखा, तो वहां पर आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। लेकिन डायग्नोसिस नहीं कर पाते हम लोग, और जब पोलियोमायोसाइटिस बॉडी के अन्य एरियाज को अफेक्ट करता है तो दोस्तों जब एक सिंगल पार्ट में होता है तो हम डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन जब मल्टीपल पार्ट में होता है और सिस्टमिक इलनेस के रूप में वहां पर रिफर करता है, तो दोस्तों हम डायग्नोस करते हैं कि यहां पर तो बहुत सारी मसल्स हो रही है, एक जगह प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हैंड में भी हो रही है, फोर आर्म में भी हो रही है, आर्म में भी हो रही है, लेग्स में भी हो रही है, थाई में भी हो रही है, यानी बहुत सारी मसल्स में हो रही है। सीधा सिस्टमिक इलनेस के रूप में रिफर करते हैं, और सिस्टमिक इलनेस के रूप में हम कहते हैं कि दिस इज द केस ऑफ पोलियो या पोलीमायोसाइटिस। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ओकेजनली ये हमेशा कैंसर के साथ या कनेक्टिव टिश्यू की अन्य डिसीज के साथ में हमेशा पाया जाता है दोस्तों। कई ऑटो इम्यून डिसीज होती है, कई ऑटो इम्यून डिसीज होती है, उन कंडीशंस में हम इसको देखते हैं दोस्तों। जैसे आप देखो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस, जो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस होता है, स्क्लेरोडर्मा होता है, ये रूमेटिक अर्थराइटिस, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों रूमेटिक अर्थराइटिस के रूप में बहुत आसानी से हम लोग ये जान लेते हैं कि ये रूमेटिक अर्थराइटिस का केस है, लेकिन वास्तव में वो अर्थराइटिस नहीं होता है, वो केवल और केवल पोलीमायोसाइटिस का लेवल होता है। और हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो मैक्सिमम अगर आप प्रोटोकॉल देख रहे हो तो प्रोटोकॉल मैक्सिमम वही होता है, इसलिए कुछ हद तक रिलीफ हो जाता है दोस्तों, और पेशेंट को बहुत अच्छा फील करना पड़ता है। लेकिन हमें इसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर जाना पड़ता है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव लेकर जाएंगे तभी ये पेशेंट हमेशा के लिए क्योर होता है दोस्तों, जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि अन्य डिसीज के साथ ये डेवलप हो रहा है तो ये हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड होगा, या फिर ये सिंपली उसको कॉलरेट कर रहा है, अर्थात उसके साथ में वहां पर बॉडी में मसल्स अफेक्टेड हो रही है, मसल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसलिए वो डिसीज भी हो रही है, और उसी के साथ में पोलीमायोसाइटिस भी डेवलप हो रहा है दोस्तों। इसे हम ओवरलैप्स सिंड्रोम, याद रखिएगा, ओवरलैप्स सिंड्रोम के नाम से या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीज के जैसे रिफर करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, और यही कारण है ओवरलैप्स सिंड्रोम या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीज के जैसे आप इसको रिफर करते हो दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए जब आप कॉजेस के लेवल पर जाओगे दोस्तों, तो आज तक जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस होते हैं दोस्तों, उसके द्वारा जो पोलीमायोसाइटिस के कॉजेज होते हैं दोस्तों, आज तक आइसोलेट नहीं किए जा सके कि भाई कारण क्या है, आप क्या गारंटी करते हो, क्या गारंटी देते हो कि ये वो कारण से हो रहा है दोस्तों। इसलिए जहां तक जितनी भी थ्योरी सामने आई है, वहां पर उन थ्योरीज में हेरिडिटी यानी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी कुछ लोगों में पाई जाती है दोस्तों, यानी इसका इंडिकेशन मिलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये वहां पर डेवलप हो रही है। और यहां पर दोस्तों एक वायरस के द्वारा इन्फेक्शन का इनडायरेक्ट एविडेंस भी मिलता रहता है दोस्तों। अभी तक उस वायरस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, लेकिन उसकी उपस्थिति दर्ज कर ली गई है, और ये वायरस के द्वारा होने वाली इन्फ्लामेशन की कंडीशन या इन्फेक्शन की कंडीशन होती है, जो मसल्स डिसीज के रूप में डेवलप होती है दोस्तों, और यही पोलीमायोसाइटिस से रिलेटेड होती है दोस्तों। जो पर्टिकुलरली जो ट्रीटमेंट होता है उससे कंप्लीटली रेजिस्टेंट होता है, जिसे हम
इंक्लूसिव बॉडी मायोसाइटिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपको पता है वायरस पे कोई मेडिसिन काम नहीं करती, लेकिन एकमात्र हम बोल सकते हैं दावे से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि हम उसके जो न्यूट्रिशन है उसको वहां से हटा देंगे, न्यूट्रिशन हट जाएगा, जिसके कारण यानी वेस्ट मटेरियल हटा दिया, आपने देखा ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दिया, यानी आपने इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस की जो कंडीशन है उसको दूर कर दी। और हम देखते हैं ऐसी कंडीशन में बहुत आसानी के साथ हम पोलीमायोसाइटिस को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए पेशेंट को आप समझाइए ये रिकरेंट ठीक नहीं होता, इसमें थोड़ा सब्र लगता है, थोड़ा समय लगता है। इसीलिए दोस्तों वहां पर हमें कुछ टाइम लगता है और उस टाइम के अंतर्गत हम उस डिसीज को कंप्लीटली क्योर करते हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब हम पर्टिकुलर रिसर्चर्स की बात करें तो एक पैथोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन स्पेशलिस्ट जो कि मसल्स टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग करके दोस्तों उसको इंटरप्रिटेट करता है और वो डायग्नोस करता है, इंटरेस्ट लेकर डायग्नोस करता है दोस्तों, तो मसल्स डिसीज को बहुत आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन एक फिजिशियन, हमारे जैसे सिंपल फिजिशियन, कभी भी डायरेक्टली आप डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर आपने उसी प्रकार का पेशेंट देखा है तो आप कंप्लीटली डायग्नोसिस कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस में मसल्स टिश्यू में क्लियर एरियाज डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्लियरली एरिया आपको डिस्प्लेस हो जाएंगे आपकी आंखों के नजर में, आपके आंखों के सामने, यानी ये एरिया लाल, ये एरिया लाल, ये एरिया लाल, ये एरिया, कई एरियाज बिल्कुल रेड और इन्फ्लाम, जितने भी इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ओडिमा, ये सारी चीज आपको वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। और यही कारण है मसल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं दोस्तों वो डेवलप हो जाते हैं और वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं, और जब माइक्रोस्कोपिक या मैग्निफिकेशन के अंदर उसको देखा जाता है तुरंत डायग्नोस कर लिया जाता है कि ये पोलीमायोसाइटिस का केस डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में कई रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च किया दोस्तों, और उन रिसर्चर ने पाया कि इम्यून सिस्टम की जो टी सेल है, याद रखिएगा इस बात को, इम्यून सिस्टम की जो टी सेल है वो कुछ पोलीमायोसाइटिस में या डर्मेटोमायोसाइटिस में पेशेंट, जो आप साइटोमेगालोवायरस की बात करते हैं दोस्तों, उसके अगेंस्ट रिएक्टेड करता है। और यही साइटोमेगालोवायरस की स्पीसीज की कोई दूसरी ब्रांच डेवलप हो रही है जो रेजिस्टेंट है और वही पोलीमायोसाइटिस को कॉज कर रही है दोस्तों। इसमें जितनी भी डिटेक्टल एंटीबॉडीज होती है दोस्तों उसके अगेंस्ट सीएमवी प्रेजेंट रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इसी स्पीसीज की कोई फैमिली है जिसके कारण यहां पर दोस्तों पोलीमायोसाइटिस का डेवलपमेंट हो रहा है। इसका जो कंक्लूजन ये होता है दोस्तों कि पेशेंट के जितने भी सबसेट्स होते हैं जिनमें ये डिसीज पार्ट में डेवलप होती है, उन पर्टिकुलर वायरस के साथ इंफेक्शन होने के कारण ही होती है दोस्तों। यानी वो वायरस उसमें उपस्थित होगा तभी उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं मसल्स के वो अफेक्टेड होंगे और वही पोलीमायोसाइटिस के लेवल पर जाने जाएंगे दोस्तों। इसीलिए इस डिसीज के साइड से पोलीमायोसाइटिस के साथ में कई अन्य डिसीज के साथ में हमेशा ये एसोसिएटेड रहता है, इसीलिए हम लोगों को कंक्लूजन नहीं मिल पाता, हम लोगों का कंफ्यूजन बना रहता है दोस्तों। और कंडीशन पोलीमायोसाइटिस को मिमिक करती है, यानी हमको थोड़ा सा झलक दिखा के छुप जाती है और हम बार बार उसको देखा करते हैं कि यार ये अर्थराइटिस है, रोमेटिक अर्थराइटिस है, नहीं ये मसल्स में पेन है। आप सीधे बोलिए कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में पोलीमायोसाइटिस है दोस्तों। इसीलिए जब इनमें इंक्लूड जितने भी इंफ्लामेशन होगा उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, हमने पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, आपको बहुत इजी समझना चाहिए। मसल्स में नर्व के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन प्रॉपर होना चाहिए प्रॉपर नहीं हो रहा है दोस्तों। जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफीज, ड्रग टॉक्सिन जैसे अल्कोहल ज्यादा पीना, कोकेन का सेवन करना, स्टीरॉइड्स का ज्यादा सेवन करना, कोल्चिसिन का ज्यादा सेवन करना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ज्यादा सेवन करना, और अगर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जितनी हम लेते हैं दोस्तों उसके कारण वहां पर डिफरेंट स्टेट्स डेवलप होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होती है दोस्तों, जहां पर मसल सेल्स आर अनेबल टू प्रोसेस केमिकल नॉर्मली। वहां पर मसल सेल्स नॉर्मली जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, जो वहां पर पूरे फंक्शन को रोटेट करता था, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर केमिकल की पर्याप्त मात्रा डेवलप नहीं हो रही जो वहां पर मसल सेल्स को जरूरी थी दोस्तों। इसी कारण हार्मोन डिसऑर्डर में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एबनॉर्मल थायराइड। अगर किसी को एबनॉर्मल थायराइड होती है बहुत टिपिकली आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसीलिए दोस्तों इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस जो होती है उसमें कैल्शियम,
मैग्नीशियम भी इस कंडीशन को वर्स करता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के कारण इन्फेक्शियस डिसीजेस जितनी भी डेवलप होती है, जैसे मान लो बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस का हुआ, एड्स का हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल, या वहां पर किसी प्रकार का लाइम बैक्टीरिया हुआ, या पोर्क टैपवर्म या सिस्टोसोमियासिस अगर डेवलप होती है, ये वो कारण होते हैं जो डायरेक्टली मसल्स और नर्व के कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करते हैं, वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर के सेंसेशन को डिस्टर्ब करते हैं। इसी के कारण दोस्तों बहुत सीवियर पेन के रूप में पोलीमायोसाइटिस का सिम्टम वहां पर डेवलप होता है। इसीलिए जब हम सिंपल सा अगर सिम्टम देखेंगे तो सिंपल से मसल्स में वीकनेस हो रही है, डेफिनेटली वहां पर वीकनेस होगी दोस्तों। तो मसल वीकनेस पोलीमायोसाइटिस के साथ में हमेशा कोरिलेट करता है, हमेशा एसोसिएटेड होता है दोस्तों। जैसे कि हिप्स में आप हिप जॉइंट पे जाएंगे, थाइज रीजन में जाएंगे, शोल्डर में जाएंगे, अपर आर्म और अपर नेक में जाएंगे, तो दोस्तों ये वीकनेस बॉडी की राइट साइड में आपको और लेफ्ट साइड दोनों को अफेक्टेड करती हुई मिलेगी दोस्तों। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड इक्वली अफेक्टेड होती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली वर्सन होती चली जाती है। इसीलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन न होने के कारण पूरी बॉडी का मूवमेंट प्रभावित होता है, पेशेंट लंगड़ा के चलता है, पेशेंट को काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। और ये वो कंडीशन होती है कि अगर बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा, उठ गया तो फिर बैठ नहीं पाएगा, अगर उठना बैठने की कंडीशन करेगा बहुत सीवियर उसको पेन देखने को मिलता है दोस्तों। यही कारण है जब इस प्रकार की कंडीशन आपको पोलीमायोसाइटिस की देखने को मिलती है, तब आपको दोस्तों उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इंक्लूड है वहां पर दोस्तों वो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यानी बॉडी के ट्रंक के, आप सबसे पहले पेट की बात करें, ठीक है, बॉडी के ट्रंक का एबनॉर्मल एलिवेशन हो जाना, यानी आपके बॉडी का जो ट्रंक है एकदम उभार लेकर बाहर आ जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रोमायोग्राफ ईएमजी फाइंडिंग करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग टेस्ट यानी एमआरआई कराते हैं दोस्तों। जितनी भी एबनॉर्मलिटी मसल्स बायोप्सी के रूप में डिटेक्ट कर सकते हैं वो करते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एमआरआई होगा दोस्तों। ब्लड टेस्टिंग जब यूजुअली किया जाता है तो यहां पर ऑलवेज नहीं, हमेशा आप नहीं करवा सकते क्योंकि कोई चीज यहां पर इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन मसल्स एंजाइम का यदि एबनॉर्मली हाई लेवल होता है, जैसे सीपीके, हमेशा याद रखिएगा सीपीके, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्डोलेज, एसजीओटी, एसजीपीटी, एलडीएच, ये एंजाइम इन्फ्लामेशन के द्वारा डैमेज होता है दोस्तों। और ये एंजाइम जब इन्फ्लामेशन के कारण डैमेज होता है डेफिनेटली आपको लो लेवल देखने को मिलेगा। मसल्स के द्वारा ब्लड में रिलीज होने वाला ये सारा कैरेक्टर वहां पर जब आपको देखने को मिल जाएगा, आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए कई बार चेस्ट एक्सरे, मेमोग्राम, पेप स्मीयर और अन्य स्क्रीनिंग टेस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है दोस्तों। और यहां पर ब्लड में ऑटो एंटीबॉडीज का भी टेस्ट किया जाता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, और मायोसाइटिस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जिसको हम ASJO1 एंटीबॉडीज के नाम से शामिल करते हैं दोस्तों। इसको लगातार हम लोग इन्वेस्टिगेट कराते हैं और इनकी उपस्थिति अगर ब्लड में प्रेजेंट होती है तब हमारा जो ट्रीटमेंट होता है सीधा पोलियोमायोसाइटिस के लेवल पर, पोलीमायोसाइटिस के लेवल पर दोस्तों देखने को मिलता है। तो सिंपल सा कैटेगराइजेशन होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मसल्स इन्वॉल्व होती है तो वहां पर हम लोगों को पोलीमायोसाइटिस का लेवल देखना पड़ेगा दोस्तों। अब जब ट्रीटमेंट की फिलॉसफी देखते हैं तो हमें सिंपल सा देखने को मिल रहा है दोस्तों, सिंपल सा प्रोटोकॉल। अगर आप केवल S5F1A3 को देते हैं सिंगल, D5 सेकंड डायल्यूशन, आप देखेंगे D4, D5, D6 जिसे ही आप देते हैं आपका पेशेंट रिकवर होने लगता है। अगर आपने S1A3 RE भी दे दिया, S5 RE के रूप में भी दे दिया, यानी जनरल टॉनिक S5C4 RE भी दे दिया, तो आप मानेंगे दोस्तों कि आपका पेशेंट रिकवर हो जाता है। S5L1F1W भी दे दिया तो भी पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन जब आप वहां पर देखते हो कि सेंसरी नर्व का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है तो बगैर S3C3 A3L1B के दोस्तों आप वहां पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको S3C3 A3L1B को सेकेंड डायल्यूशन में देना है, और अगर आपको कंफर्म हो जाए कि वायरल है तो आप डेफिनेटली एंटीवायरल ड्रॉप जो हमने पढ़ा है, वायरल ऑल वायरल फीवर ड्रॉप 10th डायल्यूशन, वो आपको जरूर देना है। क्योंकि इस केसेस में जब वायरल इन्फेक्शन होगी तो बॉडी एक होगा, सीवियर फीवर होगा, वहां पर अनइजीनियस फीलिंग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, मूवमेंट की जो संभावना होती कम हो जाएगी, पेशेंट ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा उसको चक्कर जैसे
कंडीशन आएगी। तो ऐसी कंडीशन में ऑल वायरल फीवर कोल्ड ड्रॉप इन प्रोटोकॉल्स के साथ में जब देते हो आपको तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। कल हमने ड्रग फैसिलिटेटिंग मेमोरी तक देख लिया था दोस्तों। आज हम लोग खास खास बात करने वाले हैं और ये अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसी के अंतर्गत हम बहुत सारे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जब हम एमनेशिया की बात करते हैं, एमनेशिया क्या होता है? AMNESIA। एमनेशिया वो कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। और जब लॉस ऑफ मेमोरी होती है दो टाइप्स में उसको क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों। एक होता है एंटीरोग्रेड एमनेशिया, ठीक है, एंटीरोग्रेड एमनेशिया, और दूसरा होता है रिट्रोग्रेड एमनेशिया दोस्तों। ये जो दो कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है दोस्तों। जब एंटीरोग्रेड एमनेशिया होता है तो न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज को एस्टेब्लिश करने में फेलियर हो जाता है दोस्तों। यानी जो पुरानी थी वो पुरानी रह जाएगी, लेकिन जो न्यू लॉन्ग एकदम नई अभी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कंफर्म होकर परमानेंट फिक्स्ड मेमोरी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, वो मेमोरीज को एस्टेब्लिश करने में फेलियर हो जाएगा। और ये हिप्पोकैम्पस में लीजन के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए ब्रेन के टेम्पोरल पार्ट में जब किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है या हिप्पोकैम्पस पार्ट में डैमेज होता है, आप मान के चलिएगा एमनेशिया डेवलप हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, कोई पेशेंट का अचानक मोटरसाइकिल पे गिर गया या कोई भी फोर व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा जोर का ठोकारा लगा, तो 2-3 दिन के लिए पेशेंट पूरा एकदम से सिर उसका बिल्कुल घूम जाता है। और जब रोटेशन होता है तो उस दौरान ब्रेन हिलने के वजह से दोस्तों उसका जो सेंटर होता है हिप्पोकैम्पस का, वहां पर प्रभाव आ जाता है। जो उसका मेमोरी सेंटर होता है, इवन जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं सारे सेंटर प्रभावित हो जाते हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लेवल पर चला जाता है। और ऐसी कंडीशन में एंटी ग्रोथ एमनेशिया डेवलप होता है, जिसमें हिप्पोकैम्पस में लीजन होने के कारण वहां पर जो न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी का डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता, और इसी कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दोस्तों। जब रिट्रोग्रेड एमनेशिया होता है दोस्तों, तो जितने पास्ट रिमोट लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिकॉल करने में वो फेलियर हो जाएगा दोस्तों। यानी पास्ट रिमोट जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिकॉल करेगा उसमें फेलियर हो जाएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि टेम्पोरल लोब सिंड्रोम में ऐसा होता है, और टेम्पोरल लोब सिंड्रोम इसमें मेन कारण से होगा। अब टेम्पोरल लोब सिंड्रोम आ गया मतलब कई लीजन, ब्रेन के अंदर कई लीजन होते हैं जिसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पर रिट्रोग्रेड एमनेशिया के लेवल पर देखने को मिलता है। यानी पास्ट रिमोट लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिकॉल करने में फेलियर, मतलब आपके ब्रेन में जो पहले जो ग्रसित हुआ उस इंसिडेंट्स के पहले वो जितना भी मेमोरी था वो मेमोराइज उसको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, उसको अब याद ही नहीं कर पाओगे, अर्थात आपके परिवार वालों को भी आप पहचान नहीं पाओगे दोस्तों। उसको कहते हैं रिट्रोग्रेड एमनेशिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, डिमेंशिया। ये सब मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग बीच बीच में बोलते हैं ये करो तो वो हमारा सब गड़बड़ हो गया है दोस्तों। अब डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया क्या होता है दोस्तों? एक अचानक डिमेंशिया भी इसी प्रकार की कंडीशन होती है। और डिमेंशिया का मतलब होता है दोस्तों इंटेलेक्ट, इमोशनल कंट्रोल, सोशल बिहेवियर और मोटिवेशन के प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन के साथ लॉस ऑफ मेमोरी पाई जाती है। यानी वहां पर जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, जो इमोशनल कंट्रोल होते हैं, जिसमें आपस में सोशल बिहेवियर का भी, समाज से लिंक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन हो जाता है, मतलब बढ़ती हुई खराबी पाई जाती है, जिसके कारण लॉस ऑफ मेमोरी पाई जाती है दोस्तों। और ये जनरली ऐसे ही डेवलप नहीं होता कि कोई डिसीज के कारण, ये एज फैक्टर से रिलेटेड है दोस्तों। एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसलिए यूजुअली 65 ईयर के एज के ऊपर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे जो नॉर्मल है, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो डिमेंशिया का शिकार हो जाता है। वो ये उसमें ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि 65 ईयर के एज के अंदर, तो उसे हम दोस्तों प्री सेनाइल डिमेंशिया के नाम से जानते हैं, और मॉडर्न साइंस इसको अनट्रीटेड मानता है। प्री सेनाइल डिमेंशिया की बात करते हैं और अनट्रीटेड मानता है, लेकिन दोस्तों हम इसे ट्रीटेड मानते हैं बिकॉज हम लोग जो काम करते हैं वो टिपिकली इंडिकेट करता है हम ब्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम बहुत ब्रिलियंटली दोस्तों इस प्रोटोकॉल को जनरेट करते हैं। और जब डिमेंशिया की बात करते हैं तो डिमेंशिया के कॉजेस पे हम ध्यान देते हैं दोस्तों। और डिमेंशिया कई कारणों से उत्पन्न होता है, और मोस्ट कॉमन कारण डिमेंशिया का जो होता है ना दोस्तों, एल्जीमर डिसीज। आप देखो एक एक करके जुड़े हुए हैं।
इसीलिए जब एल्जीमर डिसीज होती है तो लगभग 75% केसेस में डिमेंशिया कई डिसीज में उत्पन्न हो सकता है, और अन्य कॉमन काज भी डिमेंशिया के आपको देखने को मिलेंगे। मान लो किसी बच्चे को हाइड्रोसेफेलस हो गया, या किसी बड़े को चोट लग गई और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन डेवलप हो गई, सीए से फ्लूइड लीकेज हो गया दोस्तों, किसी किसी को हंटिंगटन कोरिया हो गया, आप देखते हो ज्यादातर केसेस में आपको हंटिंगटन कोरिया देखने को मिलता है दोस्तों, तो वो कंडीशन हो गई हो। किसी को देखो आप पार्किंसन डिसीज हो गई हो, किसी को वायरल इंसेफेलाइटिस हो गई हो, किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हो गई हो, किसी को हाइपोथायराइडिज्म लंबे समय से हो, या हाइपर पैराथायराइडिज्म लंबे समय से हो, या कुसिंग सिंड्रोम अगर डेवलप हो गया हो, या किसी को अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन हो गया हो दोस्तों, किसी को अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन डेवलप हो गया हो, या किसी को पॉइजनिंग बाय हाई डोज ऑफ बार्बिचुरेट्स जो आजकल चल रहा है दोस्तों, किसी भी ड्रग का लेवल जाने बगैर उसका बहुत ज्यादा सेवन किया जा रहा है मॉडर्न साइंस में, तो इसी प्रकार से बार्बिचुरेट्स का भी एक रोल है। तो बार्बिचुरेट्स अगर ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए वो भी एक प्रकार से वहां पर डिमेंशिया को कॉज करता है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो, उस कंडीशन में भी डिमेंशिया हो जाता है दोस्तों। हैवी मेटल का अगर उपयोग कर लिया जाता है दोस्तों, वहां पर भी डिमेंशिया हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जब आप क्लिनिकल फीचर ऑफ डिमेंशिया पे जाएंगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जो कॉमन फीचर होते हैं दोस्तों, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी, यानी उस समय की जो मेमोरी होता है उसका पूरा लॉस हो जाता है। लेक ऑफ थिंकिंग, यानी आप सोच ही नहीं सकते। लेक ऑफ जजिंग, आप जजमेंट ही नहीं कर सकते। एंड प्री पर्सनालिटी, अगर आप देखोगे प्री पर्सनालिटी चेंजेस डेवलप हो जाता है, यानी आपको बुढ़ापा आया नहीं उसके पहले ही आपको दोस्तों बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। जब 65 ईयर के बाद में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तब हम लोग डायग्नोस करते हैं, अरे यार ये तो पूरा का पूरा केस डिमेंशिया का लग रहा है। जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होती है साइकेट्रिक फीचर अपीयर होना प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल साइकोलॉजिकल फीचर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, यानी मोटर फंक्शन भी वहां पर अफेक्टेड हो जाएगा। तो जब मोटर फंक्शन अफेक्टेड होगा तो फाइनली पेशेंट एक वेजिटेटिव लाइफ को जीने लगता है। बिल्कुल वेजिटेटिव लाइफ जीने लगता है दोस्तों, बिना थिंकिंग, बिना किसी थिंकिंग पावर के। पर्सन स्पीचलेस होता है, कुछ बोलेगा नहीं, पड़ा रहेगा, खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कोई मतलब नहीं। किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में अनेबल हो जाएगा दोस्तों, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसको भूख लग रही है नहीं लग रही उसको कोई मतलब नहीं, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि मुझे भूख लग रही नहीं लग रही दोस्तों। इसीलिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस डिसऑर्डर का दोस्तों जनरली कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। मॉडर्न साइंस ये कहता है इसका कोई भी जनरली ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन साइसोस्टिग्मिन या फाइसोस्टिग्मिन जो होता है दोस्तों, जो कि कोलेस्टेरेज को इनहिबिट करता है, जिसके कारण मॉडरेट इंप्रूवमेंट को रोका जाता है, लेकिन वो केवल डिसीज की कंडीशन को उसी कंडीशन में स्टैब्लिश कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मैंने आपको बता रखा है डिमेंशिया का ट्रीटमेंट, और डिमेंशिया के लेवल पर दोस्तों मैक्सिमम केसेस में हम लोग उसकी क्वालिटी की लाइफ को सुधार सकते हैं। हम उसकी मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल वही जो मैंने कल आप लोगों को बताया दोस्तों, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड प्रोटोकॉल पे आते हैं, अल्जीमर डिसीज दोस्तों। अल्जीमर डिसीज क्या होता है? अल्जीमर डिसीज भी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं दोस्तों। अल्जीमर डिसीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज होती है दोस्तों, यानी यहां पर नर्व का डिजेनरेशन हो रहा है, और डिजेनरेशन लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन के बहुत सारे पार्ट में न्यूरॉन की डेथ के कारण होता है दोस्तों। उस कंडीशन को कहते हैं हम अल्जीमर डिसीज, जबकि डिमेंशिया और एमेनेशिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। याद रखिएगा, पर्टिकुलरली सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हिप्पोकैम्पस और पोन्स में जो न्यूरोलॉजिकल कोलेटरल्स होते हैं, उन न्यूरोलॉजिकल कोलेटरल्स में डेथ होती है, और उसी कारण से उन न्यूरॉन की डेथ होने के कारण कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता वो अल्जीमर डिसीज को डेवलप करता है। यहां पर बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में रिडक्शन हो जाता है दोस्तों, और जब बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर में रिडक्शन हो जाएगा तो उसका फंक्शन भी लॉस हो जाएगा दोस्तों। स्पेशली एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी के कारण दोस्तों वहां पर यह कंडीशन डेवलप होती है।
एसिटाइल कोलिन का जो सिंथेसिस होता है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन कहां बनता है आप लोगों को पता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि लोकल सेलुलस का डिजनरेशन होता है, और डिमेंशिया इस डिसीज का कॉमन फीचर होता है दोस्तों। यानी डिमेंशिया भी इसका कॉमन फीचर होता है, और उसी कॉमन फीचर के रूप में अल्जाइमर डिसीज डेवलप होती है। पूरी डिसीज मैं बता चुका हूं, और इसका पूरा प्रोटोकॉल आपको बता चुका हूं, इसलिए यहां बताने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूरा मैंने आपको दोस्तों यहां पर आपको मेमोरी का बताया। अब बात करते हैं डिफरेंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कंडीशन के हिसाब हमारी बॉडी में कैसे रिफ्लेक्सेस आते हैं, और इसी के साथ मैं आगे आपको कल बताऊंगा कि हम लोगों का स्पीच कैसे बनता है, लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है, और किसी के तोतले बोलने को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के प्रॉपर नहीं बोल पाने को कैसे, और कौन कौन से ऑर्गन का वहां पर इंक्लूडेशन होता है, उसमें अवेलेबिलिटी होती है कि ये ऑर्गन में डिफेक्ट होगा, तो आप उन ऑर्गन्स को कैसे उन ऑर्गन्स की मेडिसिन देकर क्योर कर सकते हो, उनको करेक्ट कर सकते हो, और उस पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये हम कल बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो होता है कंडीशन रिफ्लेक्सेस से जुड़ा हुआ। जब कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात करते हो दोस्तों, ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस होता है, एक्वायर्ड प्राप्त किया हुआ, ठीक है, डेवलप नहीं होता, बना नहीं होता, एक्वायर्ड आपने प्राप्त किया, यानी जो लर्निंग, मेमोरी और प्रीवियस एक्सपीरियंस के रिकॉल के द्वारा रिक्वायर होता है दोस्तों। याद रखिएगा, लर्निंग यानी आपने क्या सीखा, मेमोरी यानी आपने कुछ किया, वो सारी चीज आपको याद होना चाहिए, और प्रीवियस एक्सपीरियंस के रिकॉल के लिए ये रिक्वायर होता है कंडीशन रिफ्लेक्सेस। यानी आपने पहले क्या सीखा, क्या करा, कैसे कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ हुआ, कैसे आपके परिवार में आप हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, संस्कृत बोलते हो, क्या बोलते हो, निमाड़ी बोलते हो, तमिल भाषा बोलते हो, मलयालम महाराष्ट्रियन बोलते हो, पंजाबी भाषा बोलते हो। ये हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल पर जब हम डेवलप करते हैं, उसी लेवल पर हमारा शरीर डेवलप करता है दोस्तों, उसी चीज को हम लर्न करते हैं। यही कारण है हर व्यक्ति की सोशल एक्टिविटी के हिसाब से उसका पर्सनल कंडीशनल रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं दोस्तों। और ये कारण ये इसलिए होता है क्योंकि ये बर्थ के बाद एक्वायर्ड होता है दोस्तों, ये बर्थ के बाद, जन्म के बाद मालूम पड़ता है, और जन्म के बाद उस बच्चे के शरीर में डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यही लर्निंग की बेसिस को फॉर्म करता है, ये लर्निंग की बेसिस को फॉर्म करता है। मान लो एक गरीब घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको तो एबीसीडी नहीं आती या ना राम नहीं आता, ठीक है, वो जो डेवलपमेंट होगा तो उसको स्ट्रगल, उसकी जिंदगी के जो स्ट्रगल होंगे उसी से वो सीखेगा। तो वो लर्निंग क्या सीखेगा, कैसे स्ट्रगल किया जाता है, ठीक है। वो एक टाइम के रोटी के लिए भी स्ट्रगल करेगा, लेकिन एक अच्छे घर का बच्चा, मीडियम क्लास का बच्चा कभी भी रोटी के लिए नहीं, वो अच्छे एजुकेशन के लिए वहां पर लर्निंग के बेसिस को फॉर्म करेगा दोस्तों। जो जितना अच्छा डेवलपमेंट देगा वो उसका बच्चा उतना आगे जाएगा दोस्तों। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस से डिफरेंट होता है दोस्तों। एक कंडीशन होता है, एक अनकंडीशन होता है, तो दोनों रिफ्लेक्सेस के लेवल से बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। यानी जितने भी अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं ना दोस्तों, वो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी मां के पेट से ही लेकर आया वो अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं दोस्तों, जिसमें प्रीवियस एक्सप्रेशन की यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं होती है, नीड ही नहीं होती है दोस्तों। जो मां के शरीर में से उसका पूरी बॉडी का लेवल सीख कर आया है, वो अनकंडीशन रिफ्लेक्स के लेवल पर आता है, वो जन्मजात होता है, इनबॉर्न कंडीशन में होता है दोस्तों। यानी अगर वो स्वस्थ है तो वो आगे भी स्वस्थ रहेगा, वो इनबॉर्न कंडीशन में। लेकिन वहां पर कोई हेरिडिटी लेवल लेकर आया है तो वो उसी लेवल पर आगे जाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीज से ग्रसित होता है। इसीलिए दोस्तों वहां पर इसका रोल आपको देखने को मिलता है। जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात करते हो तो दोस्तों क्लासिफिकेशन जो है रिफ्लेक्सेस को दो टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, और ये दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी टेबल प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्सेस। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है, क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अगर आप किसी बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्सेस का बहुत ध्यान होना चाहिए। आप किस प्रकार से कैसे उसको डेवलप होते हुए देख रहे हो और उसके डेवलपमेंट डिफेक्ट को आप केवल देखते ही कैसे पहचान जाओगे, ये आपके इसी क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। वो कैसे, सबसे पहले समझते हैं हम क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस। दोस्तों क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि एक कंडीशन के स्टिमुलस के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। यानी कोई भी एक कंडीशन हो गई और वो कंडीशन उसको स्टिमुलेट कर रही है कि भाई आपको आगे प्रोग्रेस करना है तो यहां से मुझसे गुजर के जाओ, और मुझसे गुजर के जाओगे मतलब पहली पास करी तो आपको पहले का पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, तब आप दूसरी में जाओगे। ठीक है, तो एक कंडीशन स्टिमुलस के द्वारा स्टिमुलेट होता है जो एक अनकंडीशनल स्टिमुलेट के द्वारा वहां पर फॉलोड होता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर अनकंडीशन स्टिमुलस जो होता है उसके बॉडी के अंदर से उसको फॉलो करता है। तो ये चीजें आप लोगों को दोस्तों वहां पर देखने को मिलती है। जब हम क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस के प्रॉपर्टीज के टाइप्स को देखें तो दोस्तों हमको बहुत सिंपल सा समझ में आएगा कि जो क्लासिफिकेशन कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं वो दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। दोस्तों जो रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे एक्साइटेशन है या इनहिबिशन है, ठीक है, यानी यहां पर आपकी बॉडी में किसी चीज का एक्साइटेशन हो रहा है, अरे यार बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, मुझे तो समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो, ये क्या हुआ, ये एक्साइटेशन हुआ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जब प्रोटोकॉल सुन लिया उसके बाद गायब हो गए, यानी वो इनहिबिशन की श्रेणी में चले गए, उन्होंने उसको दबा दिया, देखते हैं आगे होगा, टाइम तो करेंगे, वो कंडीशन में वो फेल हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या एक्साइटेटरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस। पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी में अगर पॉजिटिविटी आएगी तो एक न्यूट्रिशन केमिकल बनता है, वो केमिकल एकदम पॉजिटिव अप्रोच देखा जाएगा, आपका जो काम नहीं हो रहा वो भी होकर कंप्लीट हो जाएगा। एक वो कंडीशन होती है जो नेगेटिव होती है, जो नेगेटिव या कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहलाती है दोस्तों, जो कि नेगेटिविटी डेवलप करती है। तो जब नेगेटिविटी आएगी आपकी बॉडी में, आप जितनी कोशिश कर लेंगे दोस्तों वो नेगेटिविटी ही रहेगी, कभी भी वो पॉजिटिविटी के रूप में कंफर्म नहीं हो पाएगी। और ये बहुत इजीली आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए जब पॉजिटिव कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात आती है दोस्तों तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस। जब पॉजिटिव कंडीशन रिफ्लेक्सेस के प्रकार में जाएंगे तो आपको 3 प्रकार देखने को मिलेंगे दोस्तों। मतलब आप देखो एक एक कंडीशन में दोनों कंडीशन के अंदर फिर डिफरेंट, तो यहां पर प्राइमरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस, सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस और टर्शरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 रूपों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और यही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों कि ये कैसे जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात आती है तो जब प्राइमरी कंडीशन रिफ्लेक्स डेवलप होगा तो ये वो रिफ्लेक्सेस होते हैं दोस्तों जो अनकंडीशनल स्टिमुलस एक कंडीशनल स्टिमुलस के साथ में डेवलप होता है दोस्तों। यानी हम जब डेवलप करते हैं तो वहां पर मां के शरीर में जो इनबोर्न अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है दोस्तों, उसके साथ वहां पर एक कंडीशन स्टिमुलस डेवलप होता है जो उसको बोलता है कि हम दोनों साथ में प्रोग्रेस करेंगे, और वो प्रोग्रेस होता है दोस्तों। ये रिफ्लेक्सेस फॉलोइंग वे में स्टेब्लिश होता है। यानी आप अगर मान लो, इसको उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। अगर मान लो ये रिफ्लेक्सेस निम्नलिखित मतलब कंडीशन में डेवलप होता है। मान लो अगर किसी एनिमल को आपने किसी फूड के साथ फेट होता है, ठीक है, फूड को आपने वहां रख दिया जो उसको बहुत पसंद है दोस्तों, ठीक है, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा दोस्तों। और जब साइमल्टेनियसली लाइट का एक फ्लैश, वहां पर एकदम से लाइट आप उसके ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा दोस्तों, यानी एक फूड आपने रखा एनिमल के सामने और अचानक आपने दोस्तों वो फूड रखा तो उसकी इच्छा कर रही है कि मुझे ये खाना है, ठीक है, ये क्या हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस है जो उसके बॉडी के डिमांड के हिसाब से उसको पैदा हुआ, वैसे ही वो दूध पीने की इच्छा करता है बच्चा, उसी प्रकार से वो इनबॉर्न है। लेकिन आपने क्या करा, लाइट का एक फ्लैश, आपने क्या करा, कंडीशन पैदा कर दी, लाइट में, ठीक है तेरे में दम हो तो लाइट के ऊपर से गुजर के आ जा, तो हमने लाइट का एक फ्लैश उसके ऊपर डाल दिया दोस्तों। और दोनों प्रकार के स्टिमुलस कुछ दिनों के लिए उस पर बार बार हमने रिपीट होते हुए देखे दोस्तों। तो रिफ्लेक्स के डेवलपमेंट के बाद जब लाइट का फ्लैश अकेला कंडीशनल रिफ्लेक्सेस उसके ऊपर पड़ता है, विदाउट फूड के सैलाइवरी सिक्रेशन वहां पर अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में होता हुआ देखा जाता है दोस्तों। यानी आपने देखा कि आपने उसके मन चाहे भोजन को उसके सामने रख दिया, अब मन चाहे भोजन को सामने रख दिया,
तो उसकी तो इच्छा कर रही है, तो वहां पर अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस का, जब वहां पर कंडीशन रिफ्लेक्सेस के द्वारा आपने लाइट का फ्लैश किया तो आपने देखा कि वहां पर कंडीशन स्टिमुलस के कारण, विदाउट फूड के कारण भी, मतलब वहां पर आपने फूड हटा दिया, उसके बाद में भी देखा सैलाइवरी सिक्रेशन हो रहा है दोस्तों, जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के कारण हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी को फूड दिखा दिया तो वो डेफिनेटली दोस्तों फूड को पसंद करेगा और वहां पर फूड के लेवल पर एक कंडीशन को डेवलप करेगा। और उसी प्रकार से दोस्तों जब अनकंडीशनल स्टिमुलस डेवलप होता है तो अंदर से उसकी इच्छा जागृत होती है कि हाँ मुझे भूख लग रही है, और वो सैलाइवरी सेक्रेशन को डेवलप कर रहा है। तो ये सिंपल सा प्राइमरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस हमको वहां पर दिखाता है दोस्तों। दूसरी बात, जब सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात आती है दोस्तों, जब सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात आएगी तो ये वो रिफ्लेक्सेस होता है दोस्तों जो एक बार कंडीशन स्टिमुलस और 2 बार कंडीशन स्टिमुलस के साथ डेवलप होता है। यानी सिंपल सी बात है, एक कंडीशन स्टिमुलस और उसके साथ 2 कंडीशन स्टिमुलस एक साथ हो जाए, ठीक है, एक हुआ उसके बाद 2 कंडीशन रिफ्लेक्सेस एक साथ हो जाए तो वहां पर सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस के रूप में आता है। वो कैसे दोस्तों, एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस के एस्टेब्लिशमेंट के बाद एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ, यानी पहले बार जो स्टिमुलस हुआ उसके साथ में अगर दूसरा कोई और अनदर कंडीशन स्टिमुलस वहां पर हमने अप्लाई कर दिया तो उसके साथ में, यानी एक के साथ दूसरा भी अप्लाई कर दिया और दोनों स्टिमुलस के एक साथ अप्लाई होने के कारण जो वहां पर कंडीशन रिफ्लेक्स डेवलप होता है वो सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्स होता है दोस्तों। यदि एग्जांपल के लिए बात करें हम दोस्तों, किसी भी एनिमल को फूड के साथ फेड होता है यानी प्यार होता है दोस्तों, वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। और साइमल्टेनियसली लाइट का एक फ्लैश आपने फर्स्ट कंडीशनल स्टिमुलस के साथ और एक बेल साउंड, वहां पर एक ने बेल का साउंड आपने बना दिया दोस्तों, ये सेकंड वहां पर आपने कंडीशनल रिफ्लेक्सेस डेवलप किया, इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल स्टिमुलस। जब आपने अप्लाइड किया दोस्तों तो रिफ्लेक्स के डेवलपमेंट के बाद बेल साउंड यानी सेकंड कंडीशनल स्टिमुलस अलोन सैलाइवरी सेक्रेशन को वहां पर कॉज करता है दोस्तों। यानी वहां पर उस एनिमल को ये क्रियाविधि पता लग जाएगी कि जब यहां पर मुझे फूड को दिखाया गया और बेल को बजाया गया तो इस बेल के बजने का साउंड वहां पर पता लग जाएगा कि बेल बज रही है, इसी का मतलब बेल साउंड वहां पर जब अवेलेबल होगा तो वो डायरेक्टली, जैसे अगर उसके बाद में सेकंड राउंड में आपने फूड नहीं रखा और केवल बेल साउंड बजा दिया तो उस बेल साउंड के बजने के कारण भी उस जो एनिमल है उसको वहां पर सैलाइवा का सीक्रेशन प्रारंभ हो जाता है। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस। यानी फर्स्ट में केवल फूड रख के फ्लैश लाइट किया, वहां पर आपको एक स्टिमुलस मिला दोस्तों, लेकिन जब आपने यहां पर फूड भी रख दिया और उसके बाद फ्लैश लाइट भी मारा और उसके बाद आपने वहां पर एक बेल का साउंड बजाया, उस साउंड के कारण दोस्तों वहां पर उस एनिमल को लगेगा कि मुझे फूड प्राप्त होने वाला है और वहां पर फ्लैश लाइट के बावजूद उसके सैलावा का सीक्रेशन वहां से होने लग जाएगा। ये सेकेंडरी रिफ्लेक्सेस होता है दोस्तों। तो ये हमारी बॉडी में जनरेट होता है, लगातार जनरेट होता है और इसी के कारण हमारा बॉडी का जितना भी कंडीशन रिफ्लेक्सेस है वो जनरेट होता है। और इसकी वानगी में आपको दिखाऊंगा जब आपको आगे का जो हमारा सेम रहेगा जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सिस्टम का जब अप्लाई करेंगे ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्यों? अगर किसी अच्छे भोजन को सुगंध से, स्मेल से या उसको देखकर आपको सैलावा आने लगता है, वो यही कंडीशन रिफ्लेक्सेस है। और जैसे ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस जनरेट होता है तो ये बॉडी में आगे जाकर क्या मूल चूल जो भी चेंजेस करता है वो क्या करता है हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लेवल पर समझेंगे दोस्तों। तो वो जो चेंजेस होगा आपकी बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस को, इंटेस्टाइनल जूसेस को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस इसीलिए जरूरी होता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या डेवलपमेंट होगा वो यही से निर्धारित हो जाता है, इसी कंडीशन रिफ्लेक्सेस के माध्यम से दोस्तों। तो उसका जनरेशन कहां होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। तीसरा होता है टर्शरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस दोस्तों। एक रिफ्लेक्सेस में एक थर्ड कंडीशन स्टिमुलस को भी हमने ऐड कर दिया दोस्तों, और ये रिफ्लेक्सेस वहां पर जब स्टेबलिश हो जाता है दोस्तों तो वहां पर जो चेंजेस होता है, किंतु रिफ्लेक्स के साथ साथ 3 कंडीशनल स्टिमुलाई से ज्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। यानी आप एक कंडीशन रिफ्लेक्स ला सकते हो, 2 ला सकते हो, लेकिन 3 से ज्यादा कभी नहीं ला सकते दोस्तों, क्योंकि साइट और हियरिंग के साथ ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस
वहां पर एसोसिएटेड होता है दोस्तों। और इसीलिए एसोसिएटेड कंडीशन स्टिमुलाई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो यहां पर इंप्लॉय किए जाते हैं दोस्तों। और साइंटिस्ट ने इनका तरह तरह से दोस्तों वहां पर स्टिमुलेशन करके, रिसर्च करके वहां पर जनरेशन पैदा किया है। और उन्हीं जनरेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये माना जाता है कि पॉजिटिव कंडीशन रिफ्लेक्सेस में केवल 3 होता है, यानी वहां पर फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन रिफ्लेक्स, सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्स और टर्सरी कंडीशन रिफ्लेक्स। इसके अलावा कोई भी रिफ्लेक्सेस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी आप किसी को देखकर, आप किसी चीज को सुनकर भी आप वहां पर इस टर्सरी कंडीशन को, रिफ्लेक्सेस को जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पॉजिटिव अप्रोच की बात है। लेकिन अगर हम इसी को नेगेटिव में कंफर्म करें तो नेगेटिव कंडीशन रिफ्लेक्सेस इनिबिशन करता है दोस्तों। और इनिबिशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस, यानी आपने जो पढ़ा पॉजिटिविटी का, ये सब पॉजिटिव अप्रोच के लेवल पर होता है। और इसीलिए कहा जाता है अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि भाई मैं आज फंस गया हूं, आज खाना नहीं मिला, आप सोचिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं से वो खाना आपको अवेलेबल हो जाएगा, किसी न किसी रूप में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव लाया तो दोस्तों मान के चलेगा नेगेटिविटी आपकी बॉडी में इनहिबिशन का काम करती है। यानी कोई भी केमिकल का नेगेटिव की तरफ जाना आपके बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा इनहिबिशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल या इनडायरेक्ट इनहिबिशन, याद रखिएगा। पहला होता है एक्सटर्नल या इनडायरेक्ट इनहिबिशन दोस्तों, और दूसरा होता है इंटरनल या डायरेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, अंदर से होगा वो डायरेक्ट होगा, एक्सटर्नल होगा बाहरी, वो इनडायरेक्ट इनहिबिशन होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको अगर आप एक्सटर्नल के कंप्रेस की बात करते हैं, एक्सटर्नल अप्लाई की बात करते हैं, आप स्मेल की बात करते हैं, आप समझ जाइएगा। आप मैं ये जो समझाना जा रहा हूं, आप लोगों में से जितना स्मेल थेरेपी में पार्ट लेगा ना, वो ये चीज बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, याद रखिएगा एक्सटर्नल या इनडायरेक्ट इनहिबिशन, याद रखिएगा। इनडायरेक्टली आप उसको इनहिबिट कर रहे हो, और इंटरनल मतलब आप डायरेक्ट इनहिबिट कर रहे हो। ये चीजें आपको यहां समझने की है दोस्तों। वो कैसे? एक्सटर्नल या इनडायरेक्ट इनहिबिशन की बात पहले करते हैं दोस्तों। जब आप किसी भी स्टेब्लिश कंडीशन को देखते हो दोस्तों, जितने भी स्टेब्लिश कंडीशन रिफ्लेक्सेस को देखते हो, किसी भी स्टिमुलस को देखते हो दोस्तों, तो उसके कुछ फॉर्म के द्वारा ये इनहिबिट होता है दोस्तों, जो कि कंडीशन स्टिमुलस से क्वाइट डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है दोस्तों। और ये कंडीशन स्टिमुलस से रिलेटेड नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस से वहां पर रिलेटेड नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए अगर देखो दोस्तों, यदि कुछ डिस्टर्बिंग फैक्टर होते हैं, जैसे मान लो कोई सडन इनहेंस ऑफ ए स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर लगातार वहां पर आ जाए, घुस जाए दोस्तों, सडन कहीं पर अचानक आप जा रहे हो और अचानक डीजे बजने लग जाए, नॉइस हो जाए, एकदम चमक जाओगे ना आप। या एक स्ट्रॉन्ग स्मेल कंडीशन रिफ्लेक्सेस को एबुलाइज कर देता है। यानी मान लो आप बैठे हुए अपना काम कर रहे हो, और काम करते करते अचानक घर में हलवा बनने की खुशबू आई, कितने लोगों के मुंह में पानी आएगा दोस्तों? अगर आपको पसंद है तो क्या होगा? ठीक है, तो ये चीज क्या होगा, अचानक आपको स्मेल आने लग गई दोस्तों, तो ये डायरेक्टली दोस्तों एबुलाइज करता है, एकदम उस कंडीशन रिफ्लेक्सेस को एबुलाइज कर देगा दोस्तों। यानी ये एक्स्ट्रा स्टिमुलस एनिमल क्यूरियोसिटी को इवोक कर देता है, उसको एकदम क्यूरियोसिटी की, यार आज क्या हो रहा, कैसी स्मेल हो रही। इसीलिए एनिमल का आप सूंघने के पावर देखो कितना स्ट्रांग होता है दोस्तों, और वो उस अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उसकी जो अटेंशन होती है कि मैं ये काम कर रहा था, अचानक वो काम हो गया, स्मेल आ गई, वहां पर अचानक शोर मचने लग गया, इसमें आप देखेंगे वो जो जानवर होता है या इंसान होता है एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो पेल्वोलॉग था, जिस साइंटिस्ट ने इस चीज को डायग्नोस किया था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेटरी रिफ्लेक्सेस को इवोक करता है। यानी वो उसको एक इन्वेस्टिगेटर बना देता है, एक जासूस बना देता है कि देखो भाई आगे क्या हो रहा है, कुछ हमारे काम का तो हम भी मुंह मार लेते हैं दोस्तों। यही काम वहां पर आपको देखने को मिलता है। और यदि एक्स्ट्रा इनहिबिटरी स्टिमुलस हो, बहुत ज्यादा स्टिमुलस हो रहा है दोस्तों, तो कभी कभी ये रिपीटेड अटैक्स वहां पर होते हैं, और इसी को हम इनहिबिटरी इफेक्ट वीकन, वहां पर वीकन हो जाएगा या फिर एबोलाइज हो जाता है दोस्तों। अगर रिपीटेड अटैक होता है, बार बार होता है दोस्तों, बार बार उसी प्रकार की कंडीशन जनरेट होती है, तो धीरे धीरे हमारी इच्छा चली जाती है कि हाँ ठीक है यार, ठीक है देखेंगे बाद में खाएंगे, ठीक है, और ये प्रोसेस जनरेट हो जाती है। रिपीटेड में ये कंडीशन हमने पहले भी देखी थी, इसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। और दूसरा होता है दोस्तों इंटरनल या डायरेक्ट इनहिबिशन। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल तो आपने देख लिया कि बाहर से आप अप्लाई करके सब कर सकते हो,
ठीक है। इसीलिए जब स्मेल के लिए भी आप इनहेल दोगे तो वो डायरेक्टली उसी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट पे जाकर काम करेगा जहां पर हम लोगों को वर्क करना है दोस्तों। इसीलिए ये चीज आपको याद होना चाहिए। यहां पर 4 तरीके होते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा डायरेक्ट या इंटरनल फैक्टर के द्वारा वहां पर सारा कंडीशन रिफ्लेक्सेस को स्टेब्लिश किया जाता है या एबोलाइज किया जाता है दोस्तों। एक होता है एक्सचेंजिंग ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस, दूसरा होता है कंडीशन इनहिबिशन, तीसरा होता है इनहिबिशन बाय डिले या डिलेड कंडीशन रिफ्लेक्सेस, और चौथा होता है दोस्तों डिफरेंशियल इनहिबिशन। अलग अलग तरीके से तो हम एक एक को दोनों को जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। वो कैसे जानते हैं दोस्तों, जब हम कंडीशन रिफ्लेक्सेस के पहले टाइप को देखते हैं यानी एक्सटेंशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है दोस्तों। एक्सटेंशन कंडीशन रिफ्लेक्सेस का फेलियर होना ये वो तब उत्पन्न होता है दोस्तों यदि एक स्टेबलाइज्ड कंडीशन रिफ्लेक्सेस अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस के स्टिमुलस के रीइंफोर्स नहीं कर पाता है दोस्तों। यानी आप बार बार एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस के माध्यम से आसानी के साथ स्टेब्लिश हो रहे थे, लेकिन वहां पर अनकंडीशनल स्टिमुलस के बार बार रीइंफोर्स नहीं हो पाया, या अंदर से कोई भी आपकी आत्मा गवाही नहीं दी कि मुझे नहीं करना है, तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा और उसी के कारण रीइंफोर्स बार बार आपको फोर्स नहीं कर पाएगा, और यही कंडीशन दोस्तों इंस्ट्रिक्शन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस को डेवलप करती है। यानी एक कोई भी कंडीशन रिफ्लेक्सेस के स्टिमुलेशन के बाद दोस्तों कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में वहां पर कपल्ड हो जाता है, यानी दोनों एक साथ जब चलते हैं तब वहां पर जैसे कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस के द्वारा जब रीइंफोर्स होता है तब वहां पर हमको देखने को मिलता है। मतलब एक कंडीशन है कि आपके सामने खाना रखा है और आपको कह दिया कि नहीं अभी आप नहीं खाओगे 12 बजे तक, ठीक है, और अंदर से आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस आपका स्टिमुलेट कर रहा है, आपके मुंह में तो लार आ रही कि भाई ये तो मेरा फेवरेट खाना है यार, मैं तो खाऊंगा। बार बार आएगा तो कुछ कंडीशन में आपकी माँ देखना चाहती है कितना कंट्रोल करता है, इसलिए उन्होंने 12 बजे तक का समय दे दिया, 11 बजे आपके खाने पे ताली लगा दी, लेकिन आप अंदर से बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गए, नहीं यार मैं तो खाता हूं जो होगा देखूंगा, आप खाना शुरू कर दोगे। तो ये जो कंडीशन होती है ना बार बार रीइंफोर्स की कंडीशन, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस के द्वारा अंदर से आपको डेवलप होती है दोस्तों। यदि एक कंडीशन स्टिमुलस कई बार अगर आपको रिपीटेड करता है दोस्तों तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के द्वारा विदाउट रीइंफोर्सिंग के यहां पर कंडीशन रिफ्लेक्सेस का फेलियर हो जाता है। आपको उदाहरण में समझा के चल रहा हूं, अगर मान लो आपको मैं 15 दिन 20 दिन 40 दिन लगातार मीठा चीज खिलाऊंगा, अगर आपको पसंद है, क्या आप उस चीज को 40 दिन के बाद फिर खाओगे? एक समय आएगा आपकी बॉडी बोलेगी नहीं बहुत हो गया, अब ये चीज मुझे नहीं खाना है। ये वो कंडीशन रिफ्लेक्सेस का फेलियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये वो कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, और इसी प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है। यदि अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी इसके बीच में यूज होता है दोस्तों तो ये रिफ्लेक्सेस एबोलाइज नहीं होता है। यानी अगर बार बार आपके अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी इस कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के बाद में बीच बीच में कभी कभी आ जाता है तो कभी भी एबोलाइज नहीं होगा, और आप लगातार 50 ने 100 ने हजारों दिन तक लगातार एक जैसा कंडीशन आप पैदा कर सकते हो, लगातार हलवा खा सकते हो दोस्तों। लेकिन जिस दिन आपके बॉडी में अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस का इनफोर्स नहीं होगा, रीइंफोर्स नहीं होगा, उसके बाद आप वो खाना छोड़ दोगे दोस्तों। तो ये दोनों कंडीशन आपको यहां पर समझना पड़ेगी। दूसरा होता है कंडीशन इनहिबिशन। दोस्तों एक अननोन बिना कारण जाने हुए एक न्यू कंडीशन स्टिमुलस के इंट्रोडक्शन के कारण कंडीशनल रिफ्लेक्सेस का फेलियर हो जाना, उसके कारण कंडीशन का इनहिबिशन होता हुआ देखा जाता है दोस्तों। मान लो कोई चीज पड़ी है और वो चीज आपको बहुत पसंद है और उसमें मान लो कोई जानवर आके गिर गया, छिपकली गिर गई या कीड़ा कोई गिर गया, आपका मन करेगा कि आप खाओगे? मक्खी गिर गई खाओगे आप? नहीं ना। तो ये वो कंडीशन होती है दोस्तों, एक न्यू कंडीशन स्टिमुलस के इंट्रोडक्शन के कारण जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस का फेलियर होगा उसके कारण कंडीशन का इनहिबिशन हो जाएगा दोस्तों। यानी जब एक कंडीशन स्टिमुलस के जैसे मान लो आपको लाइट का मैंने फ्लैश कर दिया, आपके आंखों पर लाइट की रोशनी डाल दी, बहुत इफेक्टिव होती है दोस्तों। और यदि अनदर कंडीशन स्टिमुलस के जैसे एक बेल साउंड मैंने जो बताया था वहां पर अप्लाई कर दिया दोस्तों, तो सडनली इस स्टिमुलेट के साथ साथ तो रिस्पांस उत्पन्न नहीं होता है, बिल्कुल रिस्पांस उत्पन्न नहीं होगा। ऑफ कोर्स यदि दोनों कंडीशन रिफ्लेक्सेस का स्टिमुलाई आपको एक साथ दें दोस्तों
तो वहां पर अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ साथ जो होता है वो फूड रिपीटेडली, तो सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस डेवलप होता है और आसानी के साथ में आप उस फूड को वहां पर देखते हैं कि उस फूड के लेवल पर आपको जैसे बेल साउंड बजाओगे वही सेकेंडरी में रिफ्लेक्सेस जैसे जनरेट हो रहा है, आपको वहां पर आपके सलाइवा का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है और आपकी बॉडी में एक्टिविटी प्रारंभ हो जाती है कि हाँ साहब अब मुझे भूख लग रही है और मैं इसको खा जाऊंगा। ठीक है, ये पूरी कंडीशन वहां पर डेवलप होती है दोस्तों। लेकिन अगर वहां पर फूड को हटा दिया जाता है तो वहां पर सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस जनरेट नहीं होगा, वो इनिबिशन हो जाएगा दोस्तों। तीसरा होता है इनिबिशन बाय डिले और डिलेड कंडीशन रिफ्लेक्सेस। कई बार बहुत डिले होता है दोस्तों, धीरे से होता है, यानी रिस्पांस के एब्सेंस के डिले के द्वारा इनिबिशन या डिले रिस्पांस जो अनकंडीशनल स्टिमुलस के डिलेइंग के द्वारा, यानी अंदर से ही नहीं आया वहां पर स्टिमुलस और उसके द्वारा एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस के इलिसिटिंग के कारण ये उत्पन्न होता है। यानी एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस उत्पन्न हो गया जो कि अंदर से अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस के द्वारा ही स्टिमुलेट नहीं हो रहा है दोस्तों। और जब एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस के एस्टेब्लिशमेंट के कारण, मतलब जो कंडीशन आपने पैदा करी है उस कंडीशन रिफ्लेक्सेस के कारण वहां पर जो कंडीशन एस्टेब्लिश हो रही है, पैदा हो रही है, उसी के कारण कंडीशन स्टिमुलस लाइट या साउंड के रूप में अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी फूड के द्वारा दोस्तों इनडायरेक्टली उसको फॉलो करेगा। और इनडायरेक्टली जब फॉलो करेगा दोस्तों, यदि अनकंडीशनल स्टिमुलस अप्लाइड होगा तो एक लॉन्ग पीरियड के बाद तो रिस्पांस अब्सेंट हो जाएगा या डिलेड हो जाएगा दोस्तों। इसी रिफ्लेक्स डिलेड कंडीशन रिफ्लेक्सेस के नाम से इसको जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब फूड को वहां रखा गया और फूड के बाद लाइट आपके ऊपर डाल दिया गया, उसके बाद बेल का साउंड बजा दिया गया दोस्तों, तो वहां पर एक तो पहली बात उसको आंखों से कुछ दिख नहीं रहा, लाइट फ्लैश कर दिया। दूसरी बात उसको ये पता है वहां फूड है और वो समझ रहा है कि यहाँ फूड है, तो अंदर से इच्छा कर रही रीइंफोर्स करने की अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस के। और वहां पर उस कंडीशन में दोस्तों जब उसकी इच्छा करेगी सलाइवा का सिक्रेशन होगा, लेकिन अगर लंबे समय तक हुआ तो, लंबे समय तक वो वहां पर फूड तक नहीं जा पाया तो दोस्तों एक लॉन्ग पीरियड के बाद में वो रिस्पांस अब्सेंट हो जाएगा या डिलेड हो जाएगा, डिलेड रिस्पांस हो जाएगा और इसे हम रिफ्लेक्स डिलेड कंडीशन रिफ्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो पर्टिकुलर हमारी टेबल प्रैक्टिस में हमें बहुत मास्टर बनाएगी। हालांकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो केवल वर्ड्स के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को दोस्तों निकाल के दे रहा हूं, अन्यथा हमको तो कोई एग्जाम्पल बताए ही नहीं गए दोस्तों। डिफरेंट इनिबिशन चौथा होता है दोस्तों, डिफरेंशियल इनिबिशन कंडीशन रिफ्लेक्सेस का फेलियर होना होता है दोस्तों। ये तब उत्पन्न होता है जब कंडीशन स्टिमुलस अल्टर्ड हो जाता है। जो भी कंडीशन रिफ्लेक्सेस है उसको अल्टर कर दीजिए आप दोस्तों, यानी जब एक एनिमल वहां पर ट्रेंड होता है, उसको बहुत ही ट्रेंड कर दिया जाता है, तो पर्टिकुलर टाइप के कंडीशन स्टिमुलस के लिए दोस्तों वो कंडीशनड हो जाता है, वो पहले से जान जाता है कि हाँ ये ऐसा मेरे पास होगा। आप देखो ट्रेन कुत्तों को, ट्रेन कुत्ते कैसे आपके सामने आके पूंछ हिलाना शुरू कर देते हैं, उनको पता है कि मैं ऐसी गतिविधि करूंगा तो आप फटाफट वहां पर उसको कुछ खाने को दोगे। और यदि ये स्टिमुलस अल्टर होगा दोस्तों तो स्लाइटली वो रिस्पांस जो होगा वो उत्पन्न नहीं होगा दोस्तों, यानी वहां पर आपका व्यवहार उस कुत्ते के प्रति चेंज हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों वो कभी भी उस रिस्पांस को उत्पन्न नहीं कर पाएगा और वो आपके पास में भी नहीं आएगा दोस्तों। एनिमल डिफरेंसेस को डिस्क्रिमिनेट करने में एबल होता है दोस्तों, वो बहुत आसानी के साथ समझ जाता है कि आदमी मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। अगर आपने एक दो बार उसको पत्थर उठा के मार दिया ना, दोबारा आपके पास में भी नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रेशन या इंटेंसिटी का जो लाइट कंडीशन रिफ्लेक्सेस में एबोलाइज हो जाना होता है दोस्तों। इसीलिए अगर आपने किसी भी जानवर को चिल्ला दिया साउंड का, ठीक है, आपने जोर से चिल्लाया तो वो समझ जाएगा कि ये बहुत गुस्सा हो रहा है, अगर आपने प्यार से चिल्लाया तो समझ जाएगा कि ये गुस्सा नहीं हो रहा। तो उनका जो अल्ट्रेशन होता है ना, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट का जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस में एबोलाइजमेंट जब होगा तो वहां पर हमको जाना है या नहीं जाना है, हमें ये काम करना है या नहीं करना। तो ये डेफिनेटली डिफरेंट इनिबिशन होता है दोस्तों जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और आज का लास्ट टॉपिक की बात करते हैं हम दोस्तों, ये हमने कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात करी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल या ऑपोरेंट कंडीशन रिफ्लेक्सेस। अब ये इंस्ट्रूमेंट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत सारी चीजों को समझते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं दोस्तों, वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसमें पर्सन का बिहेवियर जो होता है उसी इंस्ट्रूमेंटल के समान होता है दोस्तों। आपका जो बिहेवियर जनरेट होता है ना,
वो पूरा बिहेवियर इसी इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशन रिफ्लेक्सेस के ऊपर डेवलप करता है, और इसी के ऊपर आप लोग पूरा स्ट्रांगली बिहेवियर आपका डिपेंड करता है। वो कैसे दोस्तों? इस प्रकार का जो रिफ्लेक्सेस होता है ना दोस्तों, वो कंडीशन स्टिमुलस के द्वारा ही डेवलप होता है, जो हमने सीखा, जिसके द्वारा रिवार्ड या एक पनिशमेंट के द्वारा फॉलोड होता है। हमने पढ़ा है दोस्तों ब्रेन में आगे कि आपके बॉडी में ब्रेन में रिवार्ड या पनिशमेंट सिस्टम होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो रिवार्ड के रूप में मिलेगा, आपको बुरा लगता है तो वो पनिशमेंट के रूप में मिलेगा दोस्तों। तो ये इंस्ट्रूमेंटल जो कंडीशन होती है, इसी कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के माध्यम से भी ऑपरेंट कंडीशनल रिफ्लेक्सेस या स्किनर कंडीशनिंग के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और इस प्रकार के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, उनके डेवलपमेंट के दौरान एनिमल को, अगर आप एनिमल पर जब रिसर्च किया गया, उसको कुछ टास्क को परफॉर्म करने को कहा गया दोस्तों, तो वो रिवार्ड को ऑब्टेन करने के ऑर्डर में या पनिशमेंट को अवॉइड करने में दोस्तों देखता है। अगर आपने उसको समझा दिया कि अगर आपने ये काम अच्छे से करा तो आपको इसमें 2 बिस्किट मिलेंगे, और अगर आपने अच्छे से नहीं किया आपको भूखा रखा जाएगा दोस्तों, तो वो इस पनिशमेंट को अवॉइड करने में और वहां पर जो उसको रिवार्ड मिल रहा है उसको प्राप्त करने की तरफ ध्यान देना शुरू कर देगा दोस्तों। तो इसी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के अकॉर्डिंगली दोस्तों कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल होते हैं दोस्तों, यानी कंडीशनल अवॉइडेंस रिफ्लेक्सेस, फूड अवॉइडेंस रिफ्लेक्सेस और कंडीशन रिवार्ड रिफ्लेक्सेस। ये 3 प्रकार होते हैं जो हमारे लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर जनरेट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन लगातार सोच के लगातार वर्क करता रहता है दोस्तों। यानी अगर आप कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्सेस को देखोगे दोस्तों, तो कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसके द्वारा एनिमल को ट्रेन किया जाता है दोस्तों, ताकि एक बार के प्रेसिंग के द्वारा एक इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड किया जा सके। और ये चीजें हमारे लिए भी ब्रेन के लेवल पर हमको देखने को मिलती है कि हम जितना, अगर मान लो बच्चा है, उसको पता नहीं है कि मैं जो लाइट का सर्किट होता है वहां पर उंगली डाल दूंगा तो मुझे करंट लगेगा या नहीं, अगर वो डाल देता है तो उसको पता लग जाता है कि करंट लग रहा है। उसी प्रकार अगर एक एनिमल को या किसी मनुष्य को ट्रेन किया जाता है ताकि वो किसी भी चीज को अगर वो टच करता है उसको करंट लगता है, आपने उसको ट्रेनिंग में सिखा दिया इसको मत हाथ लगाओ इससे करंट लगता है, तो एक बार के प्रेसिंग के द्वारा एक इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड किया जाता है। जब ये ट्रेनिंग वो कर लेता है दोस्तों, उसको सारी चीजें वहां पर टिपिकली पता लग जाती है दोस्तों। तो ये चीज हमें भी इंस्ट्रूमेंट के लेवल पर ब्रेन में मिलता है, ये अच्छा है या बुरा है, ये इसी कंडीशन अवॉइडिंग रिफ्लेक्सेस के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमें यहां जाना है या नहीं जाना, ये बैंक फ्रॉड है यहां जाना है या नहीं जाना, ये स्कीम में भाग लेना है या नहीं लेना, ये मेडिसिन खरीदना है या नहीं खरीदना। आप क्यों पूछते हो कि ये मेडिसिन में अच्छी जगह कहां से लूं, बुरी जगह कहां से लूं, ठीक है, अच्छी है कि बुरी है, क्यों पूछते हो? ये कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्सेस होता है, ये आपके ब्रेन में जनरेट होता है और ये बताता है ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है दोस्तों। दूसरा होता है फूड अवॉइडेंस कंडीशनिंग। दोस्तों यदि एक एनिमल को एक टेस्टी फूड दिया जाता है, याद करिएगा, एक टेस्टी फूड उसको देते हैं और एक ड्रग के इंजेक्शन के साथ साथ अगर आपने उसमें टेस्टी फूड में एक इंजेक्शन लगा दिया ड्रग का जो कि नौसिया या सिकनेस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो नौसिया या उसको बीमार कर देता है, सिक कर देता है दोस्तों, तो एनिमल क्या करेगा? सेकेंड टाइम उस फूड को लेगा, एनिमल उस फूड को हैटिंग या अवॉइडिंग करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। इसे हम फूड एवर्शन कंडीशनिंग कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और यही कारण है हमारे ब्रेन में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। यदि आपने किसी अब यही चीज हम लोग किसी एक आदमी की बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं मेहनत नहीं करता होता तो इतना प्यार आप लोगों का नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आप मेरे प्रति समर्पित हो, आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको उल्टा सीधा कहता, 10 छुट्टियां मारता, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? आप हेट करने लगते हैं, आप मुझे अवॉइड करने लगते हैं, अरे कहीं तो सीखने को नहीं मिल रहा, फोकट पैसा गया। और ये कंडीशन दोस्तों वहां पर आप अवॉइड करने लग जाते हैं। तो इसे हम फूड एवर्शन कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। तीसरा होता है कंडीशनल रिवार्ड रिफ्लेक्सेस। जो कंडीशन का रिवार्ड रिफ्लेक्सेस होता है दोस्तों, यानी एनिमल को एक बार के प्रेसिंग के द्वारा बनाना के द्वारा रिवार्डेड किया जाता है। उसको वहां बता दिया जाता है कि देखो ये बनाना रखा है, केले रखा है हमारे पीछे है, ठीक है, आप इस बार को पुश करो आपको बनाना मिलेगा दोस्तों। इसे हम कंडीशनल रिवार्ड रिफ्लेक्सेस कहते हैं। यानी जितनी भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये जितना मैंने रामायण गाया ना, इनके पीछे मकसद है, ये एक चाइल्ड की लर्निंग प्रोसेसेस के दौरान
एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी एक बच्चा जब एक्वायर्ड कंडीशन में कंडीशनल रिफ्लेक्सेस को जनरेट करता है, वो इतनी सारी चीजों से गुजर कर आपके सामने यंग या एडल्ट रूप में आता है दोस्तों। यानी एक चाइल्ड की लर्निंग प्रोसेस के दौरान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पूरा प्रोसेस। और ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पैटर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि किसी व्यक्ति के बिहेवियरल पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस हो जाए, मान लो वो मेनिया में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, आपका पागल हो गया, वो किसी प्रकार का इरिटेट हो रहा, आपने बहुत ज्यादा वाइन पी ली, वाइन चढ़ गया, आप देखो बिल्कुल सत्य बातें दोहरा रहे हो, ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स होगा ना, ये रिस्पॉन्सेस दोस्तों इसी बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस होने के कारण आपको टिपिकली देखने को मिलेगा। तो उसमें यही कंडीशन रिफ्लेक्सेस, यही इंस्ट्रूमेंटल रिफ्लेक्सेस वहां पर परिवर्तन हो गए और उसी लेवल पर आपको दोस्तों उसका रिवार्ड, आपको पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। रिवार्ड, अगर आप अच्छी अच्छी बातें करते हो ये रिवार्ड है आपका, अगर आप बुरी बातें करते हो, आप जब होश में आते हो तब आपको समझ में आता है कि मैंने वाइन पी थी और वाइन में मैंने अपने परिवार वालों को खूब गालियां दी, ठीक है, तो हमको समझ में आ जाता है कि मुझे रिवार्ड मिला या पनिशमेंट मिला। तो ये चीजें दोस्तों आप केवल प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से देखिएगा, इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। केवल आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये वो मैकेनिज्म होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के रूप में, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस के रूप में, इनिबिशन के रूप में, एक्साइटेशन के रूप में, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के रूप में दोस्तों। तो ये जो थेरेपी है ये वो थेरेपी है जिसके माध्यम से आप इन्हीं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करके बॉडी के लेवल पर तरह तरह की कंडीशन को जनरेट कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद है आज का टॉपिक थोड़ा टफ है लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? बिल्कुल आ गया सर, सुनो। थैंक यू वेरी गुड क्लास सर, बहुत अच्छा से समझाया सर, कॉम्प्लिकेशन को सरल कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर मनीष सर। कल कोई मिस मत करना दोस्तों। थैंक यू सर। कल मैं थैंक यू सर। सर आज का एक फीडबैक है जी। हाँ, मेरा बीपी कभी भी 95 और 145 150 रहता था। एज है 57 58 जी। लेकिन आज मैंने S12 को 30 में लिया था, लेकिन आज जब मैं बीपी चेक कर रहा हूँ तो आश्चर्यचकित हूँ कि 80 से नीचे, मतलब 77 के आसपास है और ऊपर का 120। केवल S12 का? S12 30 जो कल आपने बताया था। वेरी गुड। इसका मतलब आपकी ऑप्टिक और जो आपका ऑप्टिकल ट्रैक जो है और जो प्रेशर जो है आपका वो ज्यादा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कभी भी नीचे नहीं रहा बीपी मेरा, बहुत टाइम से, कई सालों से मैं चेक कर रहा था। तो मतलब 90 प्लस और ऊपर से 140 प्लस रहता था। वेरी गुड सर, बहुत बहुत इसके बारे में आपको बता दूं जी। और अभी तक बधाई सर। और एक ही डोज दिया मैंने। जी सर, एक फीडबैक रेक्टम कैंसर का। हेलो सर। हाँ बोलिए सैनी सर, बोलिए। हाँ, रेक्टम कैंसर का फीडबैक है सर कि वो खाना नहीं खा पा रहा था, खाना तो खा ले रहा, दर्द वो ठीक है सर जी, लेकिन इस समय को तो ले आना पड़ता, नहीं साफ हो रहा है जी? पेट उसका साफ नहीं हो पा रहा सर, और सारी कंप्लीमेंट लगभग ठीक है सर, 50% आराम है उसको। सर S1 और स्लाश में दे दीजिए आप। अच्छा ठीक है सर। मनीष सर, हेलो जी मनीष सर, जरा मयंक की मेडिसिन थोड़ा बता दीजिए उसकी। सर बता दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैंने देखी नहीं है रिपोर्ट, मैं आज देखकर आपको बता दूंगा। थोड़ा ठीक है सर। बहुत 3 दिन से बहुत बिजी हूँ सर मैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, मेरा भी छोटा सा फीडबैक था एक। जी यस सर। सर मेरे पास में कल एक पेशेंट आया था जिसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, साथ में बीपी जो था उसका 170 बीपी था जी। और उसको मतलब एसिडिटी हो रही, 10 मिनट से डकार आ रही थी। तो मैंने उसको एक गिलास गर्म पानी में वाई की केवल 2 ड्रॉप डाल के उसको दे दिया, और वो क्लिनिक पे बैठा रहा आधे से 1 घंटे तक उसको क्लिनिक पे बैठा के रखा। और मेरे पास से उसका जो बीपी था वो 170 जो था वो मेरे पास से तब गया तो 130 90 बीपी आया है,
और उसकी डकार जो थी, हाइपर एसिडिटी थी, वो मतलब मेरे पास से जाने के बाद में उसको पूरा रिलैक्स मिल गया, बढ़िया, मतलब जो घबराहट बेचैनी हो रही थी वो बढ़िया हो गया। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई आप। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, थोड़ा सा मैं अभी 2-3 ओके सर सर, एक फीडबैक था छोटा सा। गुड नाइट।